डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 26वां अध्याय प्रणष्ट शल्य विज्ञानी अध्याय के ऊपर कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं यह देखने वाले हैं। प्रणष्ट शल्य यानी जो शल्य शरीर में नष्ट हुआ है मतलब जो जिसका पता नहीं चल रहा है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और उसके पता करने के उपाय क्या हो सकते हैं, यह इस अध्याय में दिया हुआ है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शल्य के कितने प्रकार है? 2, 3, 4, 5। इस अध्याय में शल्य के 2 प्रकार बताए गए हैं। द्विविध शल्य, शारीर और आगंतुक। दंत, रोम, नख आदि यह शारीर प्रकार के शल्य है। और धातु, अन्न, मल और दोष यह जब प्राकृत अवस्था में होते हैं तो यह शरीर का धारण और पोषण करते हैं, लेकिन यह जब दुष्ट होते हैं, विकृत होते हैं, तो यह शल्य की तरह काम करते हैं, इसलिए उनको शारीर शल्य कहा गया है। और शारीर शल्य के व्यतिरिक्त जो इतर शल्य जो बाहर से शरीर के अंदर जाते हैं, जैसे पदार्थ, तृण, काष्ठ, पाषाण, लोह, लोष्ट आदि, यह आगंतुक प्रकार के शल्य हैं। तो शल्य के 2 प्रकार बताए गए हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आगंतुक शल्य है? दुष्ट दोष, दुष्ट धातु, दुष्ट अन्न, इनमें से कोई नहीं। तो दोष, धातु, अन्न, मल ये जब दुष्ट हो जाते हैं तो ये शल्य की तरह काम करते हैं, लेकिन ये इनको शारीर शल्य कहा गया है। तो ये आगंतुक शल्य में इनका समावेश नहीं है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप प्रकार यहाँ पर आपने देखे हैं, जैसे शारीर है, ये धातु, अन्न, मल और दोष ये जब दुष्ट हो जाते हैं तो इनको शारीर शल्य कहा जाता है। आगंतुक शल्य अलग है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं है। दंत, रोम, नख आदि कौन से प्रकार के शल्य है? शारीर, आगंतु, बोथ, दोनों में से कोई नहीं। तो दंत, रोम, नख आदि ये शारीर प्रकार के शल्य है, और इनके अलावा जो बाहर से शरीर के अंदर जाते हैं आगंतुक है। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दंत, रोम, नख आदि शारीर शल्य। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शल्य के गति कितने हैं? इस अध्याय में शल्य के 5 गति बताए गए हैं। पंचविदो गति विशेष, ऊर्ध्व, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक और रुजु। तो जब शल्य शरीर के अंदर जाता है तो ये 5 उसके गति हो सकते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेशीगत शल्य में मांसगत शल्य के कौन से लक्षण नहीं मिलते हैं? अब यहाँ पर शल्य कौन से धातु में गया है? मांस में है, पेशी में है, अस्थि में है, अस्थि विवर में है, तो उसके अनुसार उसके लक्षण सुश्रुत संहिता में बताए गए, इस अध्याय में बताए गए हैं। तो पेशीगत शल्य के लक्षण बताते समय मांसगत शल्य के लक्षण उसमें मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए हुए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। मांसगत शल्य में शोपातिवृद्धि, अतिशय शोप, शल्य मार्गानुपसरोह, शल्य की जो मार्ग है उसमें वो हील नहीं होता है। पीड़न, असहिष्णुता, दबाने के बाद वो सहन नहीं कर पाता है, और चोष और पाक ये लक्षण मिलते हैं। और पेशीगत शल्य में अपि एतदेव, ऊपर के सभी लक्षण मिलते हैं। चोष, शोप, वर्जम, चोष और शोप को छोड़कर बाकी मांसगत के सभी लक्षण पेशीगत शल्य में मिलते हैं। तो यहाँ पर पेशीगत शल्य में मांसगत शल्य के शोप और चोष ये लक्षण नहीं मिलते। बोथ बी एंड सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये लक्षण के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है शल्य की स्थिति और उन स्थिति में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, सूची 2 में दिया हुआ है। तो धमनीगत शल्य, शिरागत, मांसगत और अस्थिगत में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये मैच करना है। तो यहाँ पर धमनीगत शल्य में फेनयुक्त रक्तस्राव, शिरागत में शिराद्मान ये रक्त अवरोध के कारण उत्पन्न होता है। तो 20 का मैच है 1, ए का मैच है 3, फेनयुक्त रक्तस्राव। मांसगत शल्य में शोप की अधिक वृद्धि, ये हमने अभी देखा, उसका सही मैच है सी का 2। और अस्थिगत शल्य में विविध प्रकार की वेदना और शोप, डी का 4। सो ए का 3 है, शिरा में रक्तावरोध, मांस में शोप की वृद्धि, अस्थि में विविध प्रकार की वेदनाओं शोप। तो इसमें 2 जो ऑप्शन है करेक्ट है। तो ये पूरे लक्षण
अच्छी तरह से करके रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर इस चार्ट में शल्य कहाँ पर स्थित है और उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर ये चार्ट दिया हुआ है। सो त्वकगत शल्य में विवर्णता डिस्कलरेशन, शोपो भवति आयता, तो शोप बढ़ जाता है, आयत मतलब उसका एरिया बढ़ जाता है, और कठिन वो हार्ड हो जाता है, शोप हार्ड हो जाता है। ये त्वकगत शल्य के लक्षण है। मांसगत शल्य में शोप की अतिवृद्धि, शोप धीरे धीरे बढ़ जाता है। शल्य मार्गानो उपसरोह, जो शल्य का मार्ग है जहाँ पर वो व्रण हुआ है वो जल्दी हील नहीं होता है। पीड़न असहिष्णुता, सो वहाँ पर थोड़ा भी प्रेशर अगर देते तो वो सहन नहीं कर पाता है, ये मांसगत शल्य के लक्षण है। चोष और पाक, चोष सुपुरेशन एंड पाक इज सुपुरेशन, चोष मीन्स पेन, सकिंग पेन। तो चोष और पाक ये भी लक्षण मांसगत शल्य में मिलते हैं। पेशी अंतरस्थे, पेशीगत शल्य में अपि तदेव, ऊपर के सभी लक्षण मिलते हैं चोष और शोप को छोड़ के। तो जो पेन है, सकिंग पेन एंड स्वेलिंग, उसको छोड़ के बाकी सभी लक्षण मांसगत शल्य के पेशीगत शल्य में मिलते हैं। शिरागत शल्य में शिरादमानम, तो उस क्वेश्चन में शिरादमानम ये लक्षण नहीं था, लेकिन रक्तावरोध दिया हुआ था। सो शिरादमान, शिरा का साइज बढ़ जाना, ये रक्त वहाँ पर रुकने के कारण उत्पन्न होता है। शिरादमान, शिराशूल और शिराशोप, ये लक्षण शिरागत शल्य के हैं। स्नायुगत शल्य में स्नायु जाल उत्क्षेपनम, जो फाइबर्स है स्नायु के, जो फाइबर्स है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। सरंब उग्रा रुकज, सरंब मीन्स स्वेलिंग और उग्र स्वेलिंग है, और पेन भी वहाँ पर है, इंटेंस पेन है। ये स्नायुगत शल्य के लक्षण है। स्रोतोगत शल्य में स्रोतसाम स्वकर्म गुण हानि, जो स्रोतस का खुद का जो कर्म है, प्राकृत कर्म है और जो गुण है उनकी हानि हो जाना। तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, अपने जो भी कर्म बताए वो ठीक तरह से नहीं कर पाते अगर उस स्रोतस में शल्य है तो। धमनीगत शल्य में सफेनम रक्तम ईरयन अनिरह, सो फेन युक्त रक्त का स्राव होता है, सजब्द शब्द के साथ में, निर्गंछन्ति, अंगमर्द, बॉडी एक, पिपासा, थर्स्ट एंड रल्लास, नौजिया, ये लक्षण मिलते हैं धमनीगत शल्य में। अस्थिगत शल्य में विविध वेदना प्रादुर्भाव और शोभ, विविध प्रकार की वेदना और शोभ उत्पन्न होते। अस्थि विवर्गत शल्य में अस्थिपूर्णता, सो एंड अस्थितोद पेन, सो बियर्सिंग पेन, संहर्ष, सो स्टफ्ड सेंसेशन इनसाइड द कैविटी, एंड बलवान, सो थोड़ा देर इज अ अपीयरेंस ऑफ गूज फ्लेश ऑन द स्किन, बलवान, ये अस्थि विवर्गत शल्य के लक्षण हैं। जैसे बल उत्पन्न हुआ इस तरह से वो दिखता है। सो अस्थिपूर्णता, अस्थितोद, संहर्ष और बलवान, ये अस्थि विवर्गत शल्य के लक्षण है। अस्थिवत लक्षण संधिगत में मिलते हैं, लेकिन एक एडिशनल है चेष्टा उपरमश, जो संधि की चेष्टा होती है जैसे एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये संधिगत शल्य में दिखाई नहीं देता। बाकी अस्थिगत शल्य के सभी लक्षण संधिगत शल्य में मिलते हैं। कोष्ठगत शल्य है तो आटोप, आनाह, मूत्र पुरुष आहार अदर्शनम च वर्ण मुखात, तो जहाँ से वो दिखना चाहिए, मूत्र पुरुष से जहाँ से वो निकलना चाहिए वहाँ से नहीं निकलते, वर्ण के मुख से वो बाहर निकलते हैं। तो ये लक्षण मिलते हैं कोष्ठगत शल्य में। और मर्मगत शल्य में मर्म विद्या के लक्षण मिलते हैं। चलिए, सो ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन श्लोक उसी अध्याय में दिए, जो व्रण इजीली हील होते हैं, रोहंती, और जो रोहन होने के बाद, हील होने के बाद पुनः उत्पन्न होते, पुनः बाधित होते हैं, ऐसे कंडीशंस इसमें दिए हुए। तो ये कौन सी कंडीशन में इजीली और स्पॉन्टेनियसली हील होते हैं? महांति अल्पानिवा, वो कितना भी बड़े हो या कितने ही छोटे व्रण हो, लेकिन अगर शुद्ध देह है, देह शुद्ध है, दोष प्राकृत है, दोष प्रकोप वहाँ पर नहीं है। अनुलोम सन्निविष्टाणी, अगर अनुलोम गति से वो गए हैं विशेषता, और वो कंठ स्त्रोत, सिरा, त्वक, पेशी और अस्थि विवर में स्थित है, तो ये इजीली रोहंती, सो ये इजीली हील हो जाते हैं। और ये पुनः बाधित हो सकते, प्रचलितानी पुनर्बाध्यन्ते, कब हो सकता है? दोष प्रकोप अगर होता है, व्यायाम से, अभिघात से और आजीर्ण से अगर दोष प्रकोपित होता है, तो ये हील हुए व्रण प्रचलितानी पुनर्बाध्यन्ते, पुनः वो ओपन हो सकते और बाधित हो सकते। त्वक आदि में जो स्थित शल्य है उनको जानने के उपाय इस अध्याय में वर्णित है। जैसे त्वक प्रनष्ट, त्वक
में अगर स्थित शल्य है तो उसको कैसे जाना जाए? तो स्निग्ध स्विन्न, स्नेहन स्वेदन करना है उस पेशेंट का, और उसके बाद में मृद मिट्टी, माश, यव, गोधूम और गोमय इनका लेप वहाँ पर लगाना है। लेप लगाने के बाद जहाँ पर शूल होगा और शोथ होगा वहाँ पर शल्य जानना चाहिए। तो स्नेह स्वेदन करने के बाद लेप लगाना है, और जहाँ पर शोथ और वेदना होगी वहाँ पर शल्य है, ऐसा समझना है। और उसी तरह से स्थान घृत, मतलब जो थिक घृत है, लिक्विड नहीं है, थिक है, उसका उसमें मिट्टी और चंदन का कलक मिलाना है और उसका लेप लगाना है। तो शल्य जहाँ पर है उस जगह पे शल्य के ऊष्मा के कारण वो घृत प्रसरित होगा और उष्णता के कारण जो आलेप है वो शुष्क होगा। अगर इस तरह का एरिया दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर शल्य जानना है। तो ये त्वक प्रनष्ट शल्य के जानने के उपाय बताए हैं। उसी तरह से चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्नेह स्वेद आदि क्रिया से कर्षित हुए रुग्ण में शिथिल एवं अनवबद्ध हुआ शल्य जिस जगह शोथ एवं वेदना उत्पन्न करता है वहाँ पर वह शल्य स्थित होता है। यह जो शल्य जानने की विधि है, ये कहाँ पर स्थित शल्य का विज्ञान उपाय है? सो मांसगत, कोष्ठगत, पेशीगत और उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर मांसगत शल्य के विज्ञान उपाय बताए हैं, उसको जानने के लिए यह प्रोसीजर बताइए। लेकिन कोष्ठ पेशी स्त्रोत में भी इसी तरह से विधि बताइए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, मांस, कोष्ठ और पेशी, ये सभी करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मांस प्रनष्ट शल्य का जो विज्ञान उपाय बताए वही विज्ञान उपाय एवं परीक्षित कोष्ठ, अस्थि, संधि, पेशी और व्यूवर में स्थित शल्य के लिए करना चाहिए। सो मांस प्रनष्ट शल्य के लिए स्नेह स्वेदादि भी, स्नेह स्वेद आदि क्रिया विशेष ही अविरुद्ध, अविरुद्ध मतलब विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे स्नेह स्वेद आदि क्रिया करना है। आतुरम उपोपादेत, ये क्रिया करने के बाद कर्षितस्य, उस पेशेंट कृश होगा, उसका वेट कम होगा, और कर्षित होने के बाद जहाँ पर वो शल्य है वो शल्य शिथिल होगा और अनवबद्ध, जो पहले वहाँ पर फिट था वो लूज होगा, शिथिल होगा, और शिथिल होने के बाद वो क्षुभ्यमानम, वह शोभ उत्पन्न करेगा, और शोभ उत्पन्न करने के कारण सरंबम, शोथ और वेदना उत्पन्न होती है, वहाँ पर वो शल्य जानना चाहिए। ये मांस प्रनष्ट शल्य के विज्ञान उपाय बताया है। उसी तरह से कोष्ठ, अस्थि, संधि, पेशी, विवर में स्थित शल्य के लिए भी यही करना है। खंडित चक्र वाले यान में आतुर को बैठाकर विषम मार्ग पर चलाने के बाद जहाँ पर शोथ और वेदना उत्पन्न होती है वहाँ पर शल्य स्थित होता है। यह कौन से कहाँ पर स्थित शल्य का विज्ञान उपाय है? सो खंडित चक्र वाले यान में बिठाना है और विषम मार्ग मतलब जहाँ पर खड्डे ज़्यादा है वहाँ पर चलाना है, जहाँ पर शोथ वेदना उत्पन्न होती है वहाँ पर शल्य जानना चाहिए। शिरागत, दमनीगत, स्नायुगत, उपरोक्त सभी। सो ये सभी के लिए बताए, शिरागत, स्नायुगत, दमनीगत के लिए बताए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये चार्ट में देख सकते हैं, शिरा, दमनी, स्त्रोत, स्नायु प्रनष्ट शल्य में खंड चक्र संयुक्त यान है। तो जिसका चाक खंडित है ऐसे यान में व्याधितम आरोप्य, व्याधि को व्याधित मतलब रुग्ण को बिठाना है, और उसके बाद विषम अध्वनि आयात, विषम मतलब जो मार्ग स्मूथ नहीं है इस तरह के मार्ग में उसको चलाना है। और चलाने के बाद यत्र सरंभ वेदना होती, जहाँ पर शोध और वेदना होगी वहाँ पर शल्य जानना चाहिए। शिरा, दमनी, स्नायु में जो स्थित शल्य उसके लिए करना है। और इसके बाद अस्थि प्रनष्ट, अस्थि में जो शल्य फंसा हुआ है उसके लिए जो क्या कर सकते हैं, स्नेह स्वेदोपन्नानी अस्त्यनी, वहाँ पर जो अस्थि है उनको स्नेहन मतलब जो रुग्ण है उसको स्नेहन स्वेदन करने के बाद जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर उस अस्थि को बंधन पीड़नाभ्यम, वहाँ पर बंधन बांधना है और प्रेशर के साथ बांधना है। भृशम उपचारित, बंधन प्रेशर के साथ बांधना है। और ये करने के बाद जहाँ पर वेदना और शोथ उत्पन्न होगा वहाँ पर शल्य जानना चाहिए। अस्थि प्रनष्ट शल्य का विज्ञान उपाय बताया है। उसी तरह से संधि प्रनष्ट शल्य में स्नेह स्वेदोपन्ना, स्नेहन स्वेदन करने के बाद संधिन प्रसरण आकुंचन बंधन पीड़न ही भृशम उपचरित। तो स्नेहन स्वेदन करना है और संधि को प्रसरित करना है, आकुंचित करना है, बंधन और पीड़न मतलब प्रेशर के साथ वहाँ पर बंध बांधना है। ये करने के बाद जहाँ पर वेदना और शोध उत्पन्न होता है वहाँ पर शल्य जाना, ये संधि प्रनष्ट शल्य के विज्ञान उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शल्य शरीर में विलयित होता है? विषाण, विषाण मतलब श्रृंग, हॉर्न, दंत, ताम्र और ऊपर। तो यहाँ पर लिस्ट बताए कौन से शल्य शरीर में विलयित होते हैं, शरीर का जो पित्त है तेज है उसके कारण, और कौन से ऐसे जो शरीर में ही रहते हैं वो विलयित नहीं होते।
जीर्ण नहीं होते। सो यहाँ पर ताम्र जो है ये शरीर में विलयित होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। चिरस्थानात विलयंते पित्त तेज प्रतापवान, पित्त और तेज के कारण ये शरीर में विलयित होते हैं। कौन से? कनक, गोल्ड, रजत, ताम्र, रैतिक, ब्रास, त्रपु, जिंक और शीशक। ये अगर शरीर में पड़ा है तो धीरे धीरे वो मेल्ट होगा, शरीर में वो एब्सॉर्ब होगा, ठीक है, विलयित होगा। और शल्यानि न विशीर्यन्ते, जो बॉडी में मेल्ट नहीं होते ऐसे कौन से? विषाण है, हॉर्न, दंत, केश, अस्थि, वेणु, दारू, उड़, उपल, स्टोन और मृणमय, क्ले। ये सभी शल्य बॉडी में रिटेन होंगे, ये विलयित नहीं होते, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ताम्र जो है ये शरीर में विलयित होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.